हम लोग भारतीय राजनीति व्यवस्था के अंतर्गत आज जो है हम लोग जो है 9वीं क्लास लेकर उपस्थित हुए हैं। 9वां क्लास लेकर उपस्थित हुए हैं तो हम लोग जहां से ख़त्म किए थे आज हम लोग वहीं से शुरू करेंगे। तो देखिए, भारत के संवैधानिक इतिहास जो है, यानी कि भारत का संविधान में जो विकास हुआ है, अगर उसके इतिहास को हम लोग अगर बिंदुवार पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप 10 दिन 15 दिन या 1 महीने के बाद सारे पॉइंट को क्या कर जाएंगे, भूल जाएंगे। और भूल जाएंगे तो एग्जाम में आपको क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए मेरा सुझाव है कि यदि आप एक कॉन्सेप्ट के तरीके है ना, एक अवधारणा बना के अगर आप पढ़ाई करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है सो बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि आप बिंदुवार अध्ययन करते हैं तो अध्ययन की जो विधि है वो एकदम से बेकार है। तो देखिए, ये जो भारत का संवैधानिक विकास जो है, अगर इसके हर एक बिंदु को समझना है तो आपको जो है ना लिंक करके देखना पड़ेगा कि पहला अधिनियम आया था उसमें क्या बातें कही गई थी, अगर उसके बाद संशोधन किया गया उसमें क्या कहा गया था, और आगे जितने भी अधिनियम आएंगे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पुराने बातें जो कही गई थी उसमें सुधार किया गया है या कुछ नया व्यवस्था किया गया है। तो देखिए, हमने बताया था कि भारत के संविधान का जो विकास हुआ है यह 2 चरणों में हुआ है। 2 चरणों में होने का मतलब है कि एक वह समय था जब भारत में था ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। भारत में किसका शासन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। तो जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था तो जो भी अधिनियम पारित होता था वह किसके माध्यम से होता था? ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। लेकिन जैसे ही 1857 की क्रांति होती है तो 1857 की क्रांति में ब्रिटिश संसद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को कहता है कि आप अब भारत में शासन नहीं करेंगे, अब भारत का शासन जो है हम प्रत्यक्ष तरीके से करेंगे। तो यानी कि 1857 की क्रांति के बाद 1858 से 1947 तक की अगर हम समय को देखते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, ब्रिटिश ताज या क्राउन, यानी कि ब्रिटिश ताज या क्राउन का शासन, यानी कि ताज या क्राउन यानी कि राजा या रानी, है ना। तो यानी कि 1858 में क्या हुआ, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसको समाप्त कर दिया गया और वहां पे क्या कर दिया गया, ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सम्राट के प्रति जवाबदारी डाल दी गई और उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया भारतीय प्रशासनिक तंत्र पे। तो देखिए, ये जो हम कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, तो आप देख रहे होंगे मैंने कई बार बताया कि भारत में अंग्रेजों का आगमन 1608 में होता है, लेकिन वह जो है अपनी शक्ति को धीरे धीरे बढ़ाते गए और 1757 में प्लासी की लड़ाई को जीतते हैं और प्लासी की लड़ाई के द्वारा बंगाल पे क्या कर देते हैं, अपना अधिकार स्थापित कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, 1764 में बक्सर के युद्ध को जीत लेते हैं और बक्सर के युद्ध के बाद क्या हो जाता है कि अब जो है बंगाल पे राजनीतिक शक्ति के साथ साथ उनके पास जो भी राजस्व वसूलने का अधिकार था वो भी इनको मिल गया। जब इनको अधिकार मिल गया तो अब क्या हुआ कि इन्होंने शोषण करना लोगों को चालू कर दिया। जब शोषण करना चालू कर दिया तो क्या हो गया, भ्रष्टाचार का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब भ्रष्टाचार का लेवल बढ़ गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अधिकारी थे वह भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गए। अब जैसे ही भ्रष्टाचार में वह आके जुड़ गए तो ईस्ट इंडिया कंपनी नुकसान में जाने लगी और इनका जो है पैकेट, इनका जेब जो है भरता रहा। जब इनका जेब भरता रहा तो ये अमीर होते गए और कंपनी गरीब होती गई। जब कंपनी गरीब होने लगी तो कंपनी का एक दिन ऐसा भी टाइम आया कि वह जो है अपने कर्मचारियों का वेतन भी देने में सक्षम नहीं हो पा रही थी। तब जो है यह बात ब्रिटिश संसद में भेजा गया कि आप हमें क्या करिए कि कुछ पैसा भेजिए ताकि हम जो कर्मचारी हैं कंपनी के उसको क्या कर सके, वेतन दे सके। जब यह बात संसद में कहा गया तो संसद कही कि अभी तो ईस्ट इंडिया कंपनी इतना फायदा में चल रही थी तो एकाएक ऐसा क्या घटना घटा कि यह नुकसान में चली गई। तो इसी बात को जब उन्होंने एक समिति बना के अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि कंपनी जो है अनैतिक रूप से क्या कर रही है, काम कर रही है। काम जो कंपनी का करना चाहिए वह कंपनी काम नहीं कर रही है, बल्कि वह जो है भ्रष्टाचार में क्या हो रहा है, संलिप्त हो रहा है। यानी कि भ्रष्टाचार में कंपनी लग गई है। कंपनी के अधिकारी जो हैं
खुले रूप में क्या कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। किसी भी राजा से युद्ध करते हैं और उसके संधि करने के लिए क्या करते हैं, कहते हैं कि हमको आप इतना रकम दीजिए। तो उसमें क्या होता है कि युद्ध करेंगे तो सैन्य बल पे जो खर्चा होगा, कंपनी का खर्चा बढ़ेगा, और जो राजा से वसूलते थे पैसा, है ना, तो वो पैसा कंपनी को ना देकर क्या करते थे, राजा जो वो सेनापति होते थे वो अपने पास रख लेते थे। तो उससे क्या होता था, कंपनी की इनकम बंद हो जाती थी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 1773 में, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटिश संसद में जो पारित किया गया था उसको वचन देती है कि हम जो है इसको फॉलो करेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो अब सोचिए कि ब्रिटिश संसद जो है रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पारित किया था। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने के पीछे तर्क यह था, उनका सोच यह था कि देखिए अभी जो है अनैतिक रूप से जो कार्य कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि उसमें क्या है, अभी जो स्वतंत्रता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, यानी कि कंपनी के संचालक मंडल जो हैं वह अपने क्या करते हैं, मनमर्जी करते हैं। यदि उस पर ब्रिटिश संसद या सम्राट का नियंत्रण स्थापित हो जाएगा तो जो ब्रिटिश संसद या सम्राट कहेगा उसी के अनुसार इनको काम करना पड़ेगा। तो देखिए, अब उसमें हमने बताया था आपको कि ईस्ट इंडिया कंपनी में अगर आप देखेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी में हमने बताया था, उसका संरचना बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे ऊपर जो था वह ब्रिटिश संसद या सम्राट था। उसके नीचे क्या थे, निदेशक मंडल थे। निदेशक मंडल के नीचे कौन थे, तो गवर्नर जनरल थे। ये आपस में क्या करते थे, मिल के शासन संचालित करते थे। लेकिन आपको बताएं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सम्राट के द्वारा विशेषाधिकार प्राप्त था कि आप जो है पूर्वी देशों के साथ और भारत के साथ क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। जब इनको खुली छूट दे दी थी तो वो इनमें हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं थी। तो इसी शक्ति को जो है ना, ब्रिटेन के जो संसद या सम्राट जो थे वो यह चाहते थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हमसे स्वतंत्र होने की ओर बढ़ रही है, इस पे क्या करें, हम एक लगाम लगा के रखें ताकि क्या कर सके, वह हमारे इशारों पे काम कर सके। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश के सम्राट या संसद दोनों में एक क्या होगा, द्वंद्व होगा, यानी कि दोनों में कंपटीशन पैदा होगा। कंपनी अपना शक्ति बढ़ाना चाहेगी और सम्राट चाहेगा कि अपने नियंत्रण में लिया जा सके। इसीलिए 1773 में क्या हुआ, ब्रिटिश संसद ने एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। उसी को कहते हैं क्या, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके प्रावधान मैंने बता ही दिया था। उसके बाद जब 1773 में कुछ कमियां रह गई तो 1781 में एक अधिनियम पारित कर दिया। 1781 के अधिनियम में भी कुछ कमी रही तो उस कमी को 1784 में पूरा किया गया। उसके बाद 1786, 1793 और 1813 का क्या हुआ, अधिनियम पारित किया गया। तो हम लोगों ने 1813 तक की बातें कर लिया था। आज हम लोग को बात करना है कि 1833 ईस्वी का अधिनियम। तो 1833 ईस्वी के अधिनियम के बारे में अगर हम लोग को समझना है तो देखिए, इसको रटने से बेहतर है कि अगर हम लोग 1833 के समय जो था, अगर उस समय की भारत की स्थिति को अगर हम देख लेंगे तो सारे कारण जो थे, परिवर्तन के जो भी कारण थे, हमको क्या हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। और परिवर्तन के कारण अगर एक बार समझ में आ गया तो वह कॉन्सेप्ट के रूप में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा हमारे माइंड में, और आगे चल के उसको उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग देखते हैं कि 1833 ईस्वी तक का भारत का जो एरिया था वह अंग्रेजों के अधीन कितना पार्ट था और नहीं था, और क्या सिचुएशन था, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, भारत में जो है अंग्रेजों का आगमन होता है 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में यहाँ पे कालीकट है, वहां पे क्या करते हैं, ये व्यापार करते हैं। तो यानी कि व्यापारिक क्षेत्र कायम हुआ कालीकट में। उसके बाद मुसलीपट्टनम में क्या होता है, 1611 में एक जो है फैक्ट्री स्थापित करते हैं। यहाँ तो 1608 में हुआ। 1613 में जो है वह सूरत में क्या करते हैं, एक फैक्ट्री जो है आधिकारिक रूप से स्थापित करते हैं। तो 1613 में क्या हो गया, ये हो गया सूरत, ये हो गया कालीकट, ये हो गया मसूलीपट्टनम।
आप देखेंगे कि 1668 में बंगाल पे भी इनका महाराष्ट्र पे भी इनका क्या हो गया, नियंत्रण हो गया। महाराष्ट्र के नियंत्रण की कहानी भी आपको बताए कि 1661 में क्या होगा कि पुर्तगाली के जो एक राजकुमारी थी चार्ल्स बेंगाजा, उसका विवाह जो होता है इंग्लैंड के राजकुमार, ठीक ना, इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय, तो चार्ल्स द्वितीय से जब दोनों का विवाह होता है तो पुर्तगाल जो है पुर्तगाल जो है चार्ल्स द्वितीय को क्या करते हैं, बॉम्बे जो है दे देते हैं दहेज में। जब बॉम्बे दहेज में मिला चार्ल्स द्वितीय को, तो चार्ल्स द्वितीय क्या करता है कि 10 पाउंड के किराए पे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है कि इसको व्यापारिक क्षेत्र बना लेती है। तो ये क्या हो गया, बॉम्बे हो गया। उसी तरीके से आप देखेंगे कि कर्नाटक युद्ध जीत के, जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक युद्ध हुआ था, तो उस कर्नाटक युद्ध को जीत के क्या हुआ, कर्नाटक पे भी कब्जा हो गया था। उन्होंने मद्रास पे भी कब्जा कर लिया था। किस पे कर लिया था, मद्रास पे भी कब्जा कर लिया था। 1833 ईस्वी तक आते आते उन्होंने भारत से मराठाओं को पूरी तरीके से क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तो जब मराठा को समाप्त कर देंगे तो मराठा का अगर आप कंडीशन देखेंगे उस समय, तो मराठा एक संघ बना के रहते थे जिसमें 5 को मिलाकर क्या एक संघ बनाया जाता था। तो जैसे पूना में पेशवा बैठता था, बड़ौदा में गायकवाड़ बैठता था, इंदौर में होलकर बैठते थे। तो इस तरीके से 5 अलग अलग क्षेत्र थे, है ना। तो ग्वालियर में सिंधिया था। तो अगर सबको देखें तो इन्होंने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। सिखों को भी इन्होंने अपने अधीन ला लिया। मुगल वंश की अगर बात करें तो मुगल वंश भी जो है वह क्या हो गया था, कमजोर हो गया था। यानी कि जब मुगल वंश कमजोर हो गया तो अंग्रेज अपने आप क्या हो गए, शक्तिशाली हो गए। तो आप पाएंगे कि इस समय जो है भारत के बहुत से क्षेत्रों पे क्या हो गया, अंग्रेजों का क्या हो गया, अधिकार हो गया। जब अंग्रेजों का इतने बड़े क्षेत्रों पे अधिकार हो गया, जब इतने बड़े क्षेत्रों पे अधिकार हो गया, तो अब इनको क्या हो गया, एक जो है शक्तिशाली सरकार की जरूरत पड़ेगी। शक्तिशाली सरकार इसलिए जरूरत पड़ेगी कि अगर एक शक्तिशाली सरकार नहीं रहेगा तो इस पे प्रशासन कैसे होगा, इसका नियंत्रण कौन करेगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए 1833 ईस्वी का अधिनियम पारित किया गया था, जिसके अगर बातों को अगर गहराई से समझे तो 1813 में जो बातें छूट गई थी उसको भी पूरा किया गया इसमें, किसमें, 1833 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। तो हम 1 मिनट के लिए समय देते हैं। इसको क्या करिए, आप जो है इस मैप को उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए। उसके बाद हम लोग किसको देखते हैं, 1833 ईस्वी के अधिनियम को देखते हैं। तो उतार लीजिए। तो देखिए अब जो है आप इसको पॉज करके और उतार लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं 1833 ईस्वी के अधिनियम पे। तो देखिए हमने बताया कि जब इतने बड़े क्षेत्रों पे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है अधिकार हो गया, जब इतने बड़े क्षेत्रों पे ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया, तो अब क्या है, अब पहले हुआ करता था, देखिए एक हुआ करता था मद्रास, एक हुआ करता था बॉम्बे, और एक हुआ करता था कोलकाता। उस समय कलकत्ता कहा जाता था। तो एक होता था कलकत्ता, यानी कि बंगाल, इसको हम बंगाल कह सकते हैं। तो एक हो गया बंगाल, एक हो गया मद्रास, और एक हो गया बॉम्बे। अब क्या हुआ कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह कहा गया था कि 1757 में जो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पे जो क्षेत्र जीता गया है उसके देखरेख के लिए किसका अधिकार है, तो वहां पे जो है शासन किसका चलता था, गवर्नर का चलता था। उसी तरीके से जब मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की भी जब स्थापना हो गई थी तो यहाँ पे भी क्या होते थे, एक गवर्नर होते थे। तो क्या हो गया, यहाँ गवर्नर और यहाँ भी गवर्नर, क्या हो गए, यहाँ भी गवर्नर हो गए। तो जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था तो उसमें कहा गया था कि बंगाल का जो गवर्नर होगा, बंगाल का जो गवर्नर होगा, अब उसको गवर्नर नहीं गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो इसको क्या कहा गया था, गवर्नर जनरल कहा गया था।
अब गवर्नर जनरल कहा गया तो इसमें प्रावधान कहा गया कि देखिए अब जो है इसका हम शक्ति बढ़ा रहे हैं, इसका जब शक्ति बढ़ा रहे हैं तो इसके नामों में हम परिवर्तन करके क्या कह दिए कि बंगाल का यह गवर्नर जनरल हो गया, यानी कि बंगाल का यह गवर्नर जनरल हो गया। जब ये बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाएगा तो ये जो मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसियां हैं वह इसके अधीन हो जाएगी। किसके अधीन हो जाएगी? इसके अधीन हो जाएगी। तो यानी कि इसके अधीन हो गया। अब क्या हुआ कि 1833 में आप देख चुके हैं कि इतना बड़ा क्षेत्र हो गया, तो अब ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल था इसको क्या कह दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल कह दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल कह दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल। अब भारत का गवर्नर जनरल कह दिया गया तो कहा गया कि देखिए भारत का गवर्नर जनरल कह के हम आपकी शक्तियों को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। अब जितने भी क्षेत्र जीते गए हैं वो सब आपके अधीन होंगे। क्या होंगे? आपके अधीन होंगे। और इन सारे क्षेत्रों पे, ये जितने भी क्षेत्र हैं इन सारे क्षेत्रों पे कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया गया? गवर्नर जनरल को दे दिया गया। तो देखिए यह है तो कॉन्सेप्ट, लेकिन यदि आप पॉइंट वाइज लिखना चाहते हैं तो पॉइंट 1 लिखिए कि इस अधिनियम के द्वारा, पॉइंट 1 करके लिखिए, है ना, पॉइंट 1 करके लिखिए कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को, यानी कि हम शॉर्ट में लिखते हैं कि बंगाल के गवर्नर को, यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल। दूसरी बात क्या कही गई कि ये जो क्षेत्र हैं, है ना, जो 1833 ईस्वी तक जितने भी क्षेत्र जीते गए हैं उन सारे क्षेत्रों पे कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया गया? कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया किसको? भारत का गवर्नर जनरल को। यानी कि भारत का जो गवर्नर जनरल है वही क्या करेगा? इस पे अधिनियम बना सकता है। तो भारत का गवर्नर जनरल क्या करेगा? नियम बनाएगा। नियम बनाएंगे। अब देखिए तीसरा जो परिवर्तन किया गया, तो तीसरा परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए अब हम देख रहे हैं कि गवर्नर जनरल का, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको क्या कह दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल कह दिया गया। और वो जो नियम और कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसको दे दिया गया? भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया गया। अब हमने आपसे बात किया था कि अगर आप 1813 ईस्वी का, पहले इसको क्या करिए, ये 2 पॉइंटों को आप लिख लीजिए। अब देखिए अगर हम तीसरी पॉइंट को अगर देखते हैं तो देखिए तीसरी पॉइंट को हमने बताया था कि हमने 1813 का अधिनियम बताते समय बताया था कि व्यापारिक एकाधिकार जो है क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। लेकिन चाय और चीन का व्यापार जो है अभी भी किसके अधीन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। तो तीसरा पॉइंट लिख लीजिए कि चाय और चीन, क्या हो गया? चाय और चीन। तो चाय और चीन का भी व्यापारिक एकाधिकार जो था वह क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो तीसरा पॉइंट हो गया कि चाय और चीन पे भी इसका क्या हो गया? व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। तो अब देखिए और जो व्यापार था उसको तो 1813 में ही समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चाय और चीन पर भी जो भी व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। और चौथा लिखिए कि इसी अधिनियम में कहा गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, यानी कि अब जो है यह व्यापार नहीं करेगी, यह भारत में क्या करेगी? प्रशासन काम करेगी। क्या करेगी? भारत पे भी इसका काम रहेगा शासन संचालित करना। तो यानी कि भारत में प्रशासन का अधिकार किसको मिल गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। पांचवी बात हुआ कि इस अधिनियम के द्वारा यह घोषित कर दिया गया कि अगर आप
अंग्रेज जो भी हैं इंजीनियर या डॉक्टर, 1833 में कहा गया था कि आप अगर भारत में आकर रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, तो आपको कोड ऑफ डायरेक्टर से क्या करना होगा, एक सर्टिफिकेट लेना होगा, लाइसेंस लेना होगा, तभी आप रह के और यहाँ बस सकते हैं। लेकिन 1833 के अधिनियम में कहा गया कि अब जो है आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या हो गया, पांचवा पॉइंट हो गया कि अब जो है लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट अगर देखिए, जो बदलाव हो रहा है आप बदलाव को महसूस करिए। अब अगर आप बात करें तो 1833 में पूरी तरीके से व्यापार को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब हम आपको बताए भी थे कि यह जो है चार्टर है, यानी कि 4 चार्टर की बात किया था हमने, 4 चार्टर अधिनियम की बात हमने की थी। तो यह जब चार्टर है तो चार्टर अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि ये जो प्रशासन है, प्रशासन के लिए इसको 20 साल का समय दिया गया। क्या किया गया, 20 साल का समय दिया गया। तो यानी कि 20 साल के लिए इस कार्यकाल को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। छठी बात कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अगर कोई भी कर्मचारी की नियुक्ति होती है, जो भी कर्मचारी की नियुक्ति होती है, तो कोई भी भारतीयों के साथ जन्म, वंश और जन्म स्थान के आधार पर या रंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव कहने का मतलब है कि गोरे और काले या जन्म किस कुल में हुआ है ना, तो इसके आधार पे क्या होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो छठा बात हो गया कि जन्म, वंश और कुल के आधार पे क्या हो गया, भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो छठा पॉइंट हो गया कि भेदभाव को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब आप बात करें तो 1781 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि जो भी भारत में हिंदू और मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, तो उनके शासन को सही रूप से संचालित करने के लिए, उन पे बढ़िया से प्रशासन के लिए आप यह ध्यान रखेंगे कि उनके धर्म के अनुसार हर काम करेंगे। हर काम कहने का मतलब कि 1774 में जो वो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, तो 1781 में यह अधिनियम बना के पारित किया गया कि जो भी सुप्रीम कोर्ट में जो नियम बनाएंगे, तो गवर्नर जनरल बनाते थे और उनके परिषद, तो उनको यह बात सूचना दिया गया था, यह कानून बना के पारित कर दिया गया था कि आप मुसलमानों के लिए मुसलमान के अनुसार और हिंदुओं के लिए हिंदू के अनुसार कानून बनाएंगे। लेकिन अब क्या हुआ कि कानून जो है लिखित रूप में तो बना नहीं था, तो उसमें क्या होता था कि हमेशा विरोधाभास उत्पन्न हो जाता था। हमेशा जो है, क्योंकि जब वो लिखित रूप से कोई कानून नहीं रहता है, तो उसकी क्या है, हर व्यक्ति जो है अपने हिसाब से और अपने पक्ष के हिसाब से क्या करता है, उसकी विवेचना करता है, उसका एनालिसिस करता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, यानी कि 1781 में बातें कही गई थी, और उस बात को ध्यान में रखते हुए 1833 में एक प्रावधान किया गया कि अब अगर आप क्या करेंगे, एक जो है विधि आयोग की नियुक्ति करेंगे। क्या करेंगे, विधि आयोग की नियुक्ति करेंगे। तो विधि आयोग की नियुक्ति करने की बात कही गई। सातवां पॉइंट क्या हो जाएगा कि एक जो है विधि आयोग है ना, कहा गया कि आप एक विधि आयोग बनाएंगे, यानी कि विधि आयोग का गठन करेंगे। तो कहा गया कि अब विधि आयोग बनेगा, और विधि आयोग का काम क्या रहेगा, तो विधि आयोग का काम ही यही रहेगा कि भारत में शासन को, कानून को सही रूप से संचालित करने के लिए, तथा यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का अगर ऐसा कोई काम करता है कि दंड देना जरूरी है, तो दंड संहिता का भी क्या करे, निर्माण करे। तो विधि आयोग का काम क्या था, विधि का निर्माण करना। और इसी विधि आयोग ने, जिसका यह विधि, इसका जो है घोषणा किया गया 1833 के अधिनियम में, लेकिन इसका गठन जो होता है 1835 में होता है। और इसके पहले जो अध्यक्ष होते हैं विधि आयोग के, ये होते हैं लॉर्ड मैकाले। कौन होते हैं, लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले कौन होते हैं, इसके पहले विधि अध्यक्ष होते हैं। ये होगा सातवां। अगर आठवीं पॉइंट को अगर आप देखेंगे, तो आठवीं पॉइंट में कहा गया कि देखिए,
अगर आप 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को याद रखे हुए हैं तो उसमें कहा गया था कि गवर्नर जनरल के सहायता के लिए क्या कर दिया जाएगा, आप एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा और कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या 4 रहेगी, जिसमें मैंने बताया था कि क्लेवरिंग, मानसून और बोरवेल और फिलिप फ्रांसिस क्या थे, 4 सदस्य थे। लेकिन 1784 के अधिनियम में क्या किया गया कि वो जो गवर्नर जनरल के काउंसिल के 4 सदस्य थे उनको घटाकर 3 कर दिया गया। जब 3 कर दिया गया तो 1833 में जब भारत को हम केंद्रीयकरण कर रहे हैं, जब आप देख रहे हैं कि सारे क्षेत्रों का पावर जो है एक एरिया के, यानी कि बंगाल के जो गवर्नर था उसी को क्या कह दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। लेकिन शक्तियां तो सब किसको दे रहे हैं, जो बंगाल का गवर्नर था, नाम भले ही चेंज हो गया लेकिन स्थान तो अभी भी वो बंगाल में ही है। तो क्या किया गया कि कहा गया कि देखिए आप जो है अगर क्षेत्रीय रूप से शक्तियों को क्या करें, एकीकरण कर रहे हैं तो हमको प्रशासन करने में दिक्कत आएगी, कम सदस्य रहेंगे। तो अब क्या कहा गया कि देखिए अगर आपको नियम बनाने में दिक्कत हो रहा है तो हम आपको एक सदस्य देते हैं, है ना, जो हम 1784 में एक व्यक्ति को घटा दिए थे। अब क्या करते हैं कि गवर्नर जनरल के जो 3 सदस्य बचे थे उसमें चौथे सदस्य की क्या होती है, नियुक्ति होती है, यानी कि चौथे सदस्य को जोड़ा जाता है। चौथे सदस्य जुड़ते हैं तो उसको कहा जाता है विधि सदस्य। तो यानी कि जो गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में चौथे सदस्य विधि सदस्य को जोड़ा गया और जो सदस्य वो बने थे वो थे कौन, लॉर्ड मैकाले, है ना। ये हो गया 8वीं बात। अगर 9वीं बात की अगर हम बात करें तो देखिए 9वां पॉइंट हो गया, इसको आप क्या करेंगे, सारे बातों को एक एक बातों को आप लिखेंगे और कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। 9वां बात कहा गया कि भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अगर कोई व्यक्ति की नियुक्ति करता है तो उसमें क्या होगा कि हम बताए थे कि पहले क्या होता था कि अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी के संगठन जो है, स्ट्रक्चर जो है, अगर उसको पढ़े होंगे तो मैंने बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो था ब्रिटिश संसद था, उसके नीचे जो है निदेशक मंडल थे और निदेशक मंडल के नीचे कौन होते थे, गवर्नर जनरल। तो निदेशक मंडल जिसको चाहता था वही सदस्य बनते थे। लेकिन 1833 में यह प्रावधान किया गया कि अब जो है ऐसा बात नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति अब जो है भारत या इंग्लैंड का कोई भी व्यक्ति जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है कर्मचारी या क्या हो सकता है, बड़ा ऑफिसर बन सकता है, बशर्ते कि उसको क्या करना होगा, परीक्षा को पास करना होगा। तो परीक्षा के आधार पे, है ना, परीक्षा के आधार पे क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी या अधिकारी की नियुक्ति की बात कही गई। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि यानी कि क्या हो गया, परीक्षा के माध्यम से क्या हो गया, परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की बात कही गई। तो परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की बात कही गई, लेकिन इसको जो है लागू किया गया 1833 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। तो इसको लागू कब किया गया, 1833 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। अब देखिए ये तो हो गया बात। अब क्या करिए, इसको एक बार आप लोग देखिए और उतारने की कोशिश कीजिए। मैं बोर्ड से हट जा रहा हूं। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब देखिए अब अगर हम 10वीं पॉइंट देखें तो देखिए 10वीं पॉइंट में आप जो है देखेंगे कि 10वीं पॉइंट मैंने बताया, अभी बता रहा हूं 10वीं पॉइंट में कि देखिए पहले क्या होता था, भारत में दासों की खरीद बिक्री होती थी। क्या होती थी, दासों की खरीद बिक्री होती थी। और उन दासों को क्या करते थे कि अपने अपने फैक्ट्रियों में ले जाते थे और बिना वेतन के क्या करते थे, उनसे काम करवाते थे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी क्या किया जाता था, उनका यूज किया जाता था, यानी कि खेतों में काम करवाना, घर पे काम करवाना, है ना, फैक्ट्रियों में काम करवाना। तो क्या दासों की खरीद बिक्री होती थी। तो इस अधिनियम के द्वारा यह घोषणा किया गया
कि अब जो है दासों के व्यापार जो है अवैध घोषित किए जाएंगे और दास प्रथा को पूरी तरीके से समाप्त किया जाएगा। लेकिन इसी अधिनियम के आधार पे 1843 में, है ना, 1843 में लॉर्ड एलनबरो होते हैं और वो क्या करते हैं, भारत से पूरी तरीके से दास प्रथा को समाप्त कर देते हैं। तो ये रहा 1833 ईस्वी का अधिनियम। अब हम लोग देखते हैं 1853 ईस्वी का अधिनियम। तो देखिए 1833 का तो हम लोगों ने बढ़िया से पढ़ लिया। अब इसी चीज को देखेंगे कि 1833 में क्या था और 1853 में क्या परिवर्तन हुआ है। तो अगर आप परिवर्तन के आधार पे क्या बदल रहा है और क्या नया जुड़ रहा है, उसके आधार पे अगर बातों को समझते हैं तो हमको लगता है कि आप बहुत ही आसानी से बातों को याद रख सकेंगे। तो देखिए 1853 का अधिनियम हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, अब देखिए कि हमने अभी बताया 1833 ईस्वी के अधिनियम में कि 1773 में क्या हुआ था, बंगाल में गवर्नर के जो होते थे पद, उसको गवर्नर जनरल का दिया गया। उसके सहायता के लिए कार्यकारिणी परिषद की नियुक्ति की गई, जिसको क्या किया गया, 4 सदस्य होते थे। अब हमने बताया कि 1784 में उसके सदस्यों की संख्या घटाकर क्या कर दिया गया, 3 कर दिया गया। जब 1833 में भारत के शासन को केंद्रीकृत किया गया, केंद्रीकृत करने का मतलब होता है कि सारी शक्ति जो है एक बिंदु पे क्या कर दिया गया, दे दिया गया। तो देख रहे हैं कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उसको दे दिया गया भारत के गवर्नर बना के। तो अब क्या हुआ कि इसको शासन को संचालित करने के लिए एक सदस्य, विधि सदस्य को जोड़ दिया गया। तो ये जो विधि सदस्य होता था 1833 में, हमने बताया कि 1833 में जो विधि सदस्य होता था, तो विधि सदस्य को क्या था, यह जो है कानून तो बना सकता था, लेकिन अगर उस जो काउंसिल था, कार्यकारिणी परिषद था, उसमें अगर वोटिंग होता था तो इसको वोट देने का अधिकार नहीं था। तो यानी कि कहने का मतलब कि ये सदस्य तो बन गया था लेकिन यह परमानेंट सदस्य नहीं बना था। तो ये जो है ये 1853 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि ये जो विधि सदस्य के जो सदस्यता थी उसको क्या कर दिया गया, परमानेंट कर दिया गया। तो ये 1853 में जो है विधि सदस्य क्या हो गया, अस्थाई मेंबर हो गया, यानी कि क्या हो गया, अस्थाई सदस्य हो गया, यानी कि अस्थाई सदस्य हो गया। अब अस्थाई सदस्य होने से फायदा क्या हुआ कि अब जो है वोटिंग करने का इसको अधिकार मिल गया। तो अब हम बताए थे 1773 के जब बता रहे थे, तो कार्यकारिणी परिषद के जितने भी सदस्य थे उनको बहुमत के आधार पे कोई फैसला लिया जाता था। तो अब जो है फैसला लेने में इसकी जो है क्या हो गया, इसका भी योगदान होगा। फिर हमने बताया कि ये चौथे विधि सदस्य जुड़ गए। अब 1853 ईस्वी तक क्या हुआ कि एरिया जो है दिन प्रतिदिन क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बढ़ा रही थी भारत में, है ना। जब वो व्यापारिक क्षेत्र कर रही थी तो व्यापार के आधार पर कर रही थी, और जब 1833 ईस्वी में उसके व्यापार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया तो अब तो वह प्रशासन कर रही है, राजनीति में एंटर कर गई है। तो राजनीति में एंटर करने से क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है दिन प्रतिदिन अपने क्षेत्रों को बढ़ा रही थी। जब क्षेत्रों को बढ़ा रही है तो इसके सामने चुनौती हो जाएगी कि हम अपने प्रशासन को क्या करें, और मजबूत करें, नियम कानून को और बेहतर तरीके से बनाए। तो उसके लिए क्या कहा गया कि ये जो है गवर्नर जनरल के जो कार्यकारिणी परिषद है, तो उसके एक गवर्नर जनरल पहले क्या थे, 1833 तक अगर हम देखें तो 1833 तक कौन थे, एक थे भारत के गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, और कौन था, तो उसमें कौन हो गए, 4 तो सदस्य हो गए कार्यकारिणी परिषद के, कार्यकारिणी परिषद के कौन हो गए, 4 सदस्य हो गए, कार्यकारिणी परिषद के 4 सदस्य हो गए। इसमें यह प्रावधान किया गया कि 6 अतिरिक्त सदस्य को हम आपको देते हैं
कि आप बेहतर रूप से शासन को संचालित करने के लिए बढ़िया कानून बनाएंगे। तो 1853 के अधिनियम में कहा गया कि गवर्नर जनरल के जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें जो है 6 अतिरिक्त सदस्य, क्या हो गया, 6 अतिरिक्त सदस्य को जोड़ा गया, यानी कि 6 अतिरिक्त सदस्य को क्या कर दिया गया, जोड़ा गया। अब 6 अतिरिक्त सदस्य को जोड़ा गया तो अब क्या हो गया, 6 और 4 10 हो गया। उसके बाद भी कहा गया कि यदि अगर आपको जरूरत पड़े तो 2 और सदस्य को क्या कर सकते हैं, आप अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो 2 और सदस्य क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 4 कार्यकारिणी परिषद, 6 अतिरिक्त और 2 सदस्य और को आप जोड़ सकते हैं। तो टोटल सदस्य आप देखेंगे तो क्या हो गया, 1853 के अधिनियम के द्वारा बंगाल के जो गवर्नर जनरल था 1773 में उसमें 4 था, 1784 में 3 हुआ, 1833 में उसको 4 फिर किया गया चौथे विधि सदस्य को जोड़कर, और 1853 में प्रावधान किया गया कि यदि आप क्षेत्र विस्तार कर रहे हैं, आपका क्षेत्र बढ़ रहा है, तो सही से नियम को संचालित करने के लिए आप क्या करिए कि आप 6 और सदस्य को जोड़ लीजिए, ताकि आप एक बढ़िया नियम बना के हमको दीजिए कि हम जो है भारत में क्या करें, अच्छे से शासन स्थापित कर सकें। और कहा गया कि यदि आपको 6 सदस्य से भी दिक्कत हो रहा है तो 2 सदस्य को और जोड़ सकते हैं। तो कुल सदस्यों की संख्या हो गई 12, और ये जो सदस्यों की संख्या 12 हुई इसी को क्या कहा गया, विधान परिषद। क्या कहा गया, विधान परिषद। तो विधान परिषद का काम क्या होता है, तो अभी अगर आप देखेंगे तो जब आप राज्य विधानमंडल पढ़ेंगे तो राज्य विधानमंडल में आप देखेंगे कि राज्य की जो विधायिका होती है वो 2 अंगों से मिलकर बनी हो, 3 अंगों से मिलकर बनी होती है, राज्यपाल, विधानमंडल और विधान परिषद। तो विधान परिषद को उस समय क्या कहा जाता, मतलब अभी क्या कहा जाता है, उच्च सदन, और विधानसभा को कहा जाता है निम्न सदन। ये जब हम लोग राज्य विधानमंडल पे आएंगे, स्टेट पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। तो देखिए विधान परिषद का निर्माण किया गया, और विधान परिषद का उस समय जो काम था, इसका 2 काम था। कौन कौन काम था, एक काम था कार्यकारी का। कार्यकारी करने का मतलब कि कोई भी अगर नियम है तो उस नियम के अनुसार कार्य को वह करवाता था। और दूसरा काम क्या था, विधायिका का। किसका काम था, विधायिका का। विधायिका का काम कहने का मतलब कि एक तो काम था कि वह नियम कानून बनाता था, और दूसरा काम था कि गवर्नर जनरल को प्रशासन में बहुमत के आधार पे क्या करता था, कोई भी फैसला को लागू करने में मदद करता था। तो आप देख रहे हैं कि बना भी रहा है और क्या कर रहा है, लागू करवाने में भी मदद कर रहा है। तो इसके कार्यों को, विधान परिषद के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया था, एक कार्यकारी और एक विधायिका, है ना। तो इसकी शक्तियों को 2 भागों में बांट कर दिया गया, कार्यकारी शक्ति और विधायिका की शक्ति। अब देखिए 1853 के अधिनियम में एक बात और कहा गया कि हम बताए थे अभी कि परीक्षा के आधार पर, प्रतियोगी परीक्षा के आधार पे ईस्ट इंडिया कंपनी के आप अधिकारी बन सकते थे। तो यह जो बात है 1853 के अधिनियम में क्या कह दिया गया कि आप जो है अब इसको लागू करना ही पड़ेगा, और 1853 के अधिनियम के द्वारा इसको लागू भी किया गया। अब देखिए एक बात और कहा गया कि आप देख रहे होंगे कि हमने बताया था कि 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को, मतलब व्यापारिक चीज से पूरी तरीके से 1833 में समाप्त कर दिया गया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को पूरी तरीके से समाप्त 1833 में किया गया। और ब्रिटेन के जो संसद है कहा कि अब आप भारत में शासन करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, शासन करने जा रहे हैं। और जो है आप शासन करेंगे उसको आप ब्रिटेन के संसद के नाम से या सम्राट के नाम से शासन करेंगे। क्या करेंगे, ब्रिटेन के संसद या सम्राट के नाम से करेंगे। तो 1853 के अधिनियम के द्वारा एक बात और कहा गया कि देखिए जब तक कंपनी नहीं चाह रही है कि वह अपना शासन अपने नियंत्रण में ले ले, तब तक आप क्या करेंगे, शासन करते रहिएगा। तो ये बातें कही गई थी किसमें, 1853 के अधिनियम के द्वारा। तो ये बातें जो है आप लिख लीजिए, नहीं तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा मिटाएंगे। तो हम थोड़ा हटते हैं, इसको मिटाइए।
तो इसको हम लोग मिटाते हैं। तो देखिए हमने 1853 के अधिनियम में क्या क्या बता दिया। 1853 के अधिनियम में हमने बताया कि जो विधि सदस्य होता था, है ना, 1833 में जो चौथे विधि सदस्य को जोड़ा गया था उसको क्या किया गया 1853 में परमानेंट सदस्य बना दिया गया, है ना, परमानेंट सदस्य बना दिया गया। और गवर्नर जनरल के सहायता के लिए 6 अतिरिक्त सदस्य को जोड़ा गया और कहा गया कि अगर इससे भी अगर आपका काम नहीं होता है तो 2 और सदस्य को अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो भारत में विधान परिषद का निर्माण का पहली बार रूपरेखा हमको कहाँ मिलती है, तो 1853 के अधिनियम के द्वारा। फिर तीसरा बात मैंने बताया कि 1853 में प्रतियोगी परीक्षा के आधार पे ईस्ट इंडिया कंपनी के कोई भी पद आप प्राप्त कर सकते हैं। इसका प्रावधान कहाँ किया गया, 1853 के अधिनियम के द्वारा। चौथी बात हुआ कि 1833 में जो उल्लेखित किया गया था कि अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या करेगी, व्यापार न करके प्रशासन करेगी, राजनीतिक मामलों को देखेगी। तो उसके लिए एक बात कहा गया ब्रिटिश संसद या सम्राट के नाम से कि अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक अगर नहीं चाह रही है कि ब्रिटेन सम्राट अपने अधीन ले ले शासन को, तब तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या करेगी, शासन करेगी। एक बात और ध्यान रखिएगा कि हम आपको बताए थे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय निदेशक मंडल जो होते थे 24 होते थे, जिसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते थे। तो इसमें क्या किया गया कि निदेशक मंडल के सदस्यों की जो संख्या है ना, निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या, निदेशक मंडल के सदस्य की संख्या क्या कर दी गई, 24 से 18 कर दी गई। क्या कर दिया गया, 24 से 18 कर दिया गया। तो इस तरीके से निदेशक मंडल के सदस्यों को भी क्या कर दिया गया, घटा दिया गया। तो आज हम लोग 1853 तक के अधिनियम को रहने देते हैं, आगे के अधिनियम को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक इन सारी चीज़ों को आप लोग क्या करिएगा, रिवीजन करिएगा। और इन सभी चीज़ों का नोट्स हमारा टेलीग्राम चैनल है सुनील जीएस क्लास, उसको आप क्या करें, मेंबर बने और उसको आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो अपने आप आ जाएगा। और वहाँ पे जो है सारा नोट्स अगर आप लिखते हैं तो ठीक है, नहीं तो बना बनाया नोट्स आपको उस पर अपलोड कर दिया जाता है। जब भी क्लास अपलोड होगा तो क्या होगा, नोट्स भी अपलोड हो जाएगा।